हसीब ने अब्बा जी को आंख मारी और बोला, फूफी जी कौन सी घोड़ी? फूफी की निगाहें अब भी जुगन पर थीं। हाय हाय, यही जो सोफे पर बैठी है अपने अब्बास दे कोल। क्या हो गया है फूफी? हमारे घर कुड़ी का क्या काम? लगता है गर्मी ने नजर पर भी असर किया है। जा आवे परा, मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक बगैर ऐनक के सबक कुरान पढ़ती हूँ, सुई में धागा डालती हूँ, और भला इतनी बड़ी जिउंदी जागदी कुड़ी तहानू नजर नहीं आती पई? फूफी कहीं सामने वाले आईने में अपना आप देखकर तो धोखा नहीं खा रही हैं? क्योंकि यहाँ हम 5 बाप बेटों के अलावा अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। और फूफी, आप खुद को लड़की बोलकर गुनहगार तो ना हो, कल को अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। अब के जवाब फारिस की जानब से आया था। फूफी ने गुस्से से दोनों भाइयों को घूरा, फिर इसरार अहमद को। तेरे ये दोनों मुस्टंडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, किसी दिन को जूते मारने पड़ जाने हैं। बस एक ताशी ही मेरा बीबा पुत्र है। अब वो डरते डरते जुगन के करीब आई और उसके वजूद का यकीन करने के लिए हल्का सा कंधे पर हाथ का दबाव डालकर मुतमईन होकर वहीं बैठ गई। असली कुड़ी है, ऐसे ही मुझे पागल बना रहे थे। इसरार ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखी। अब फिर हसीब बाप से पहले ही बोल पड़ा, फुफ्फी ना पूछो, क्योंकि तुम्हारे अरमानों पर ओस पड़ जानी है। ताशफीन बाहर को निकल गया। जुगन की निगाहों ने एंड तक पीछा किया। क्या ओल फोल बोले जा रहे हो? आखिर इसरार को बोलना ही पड़ा। फुफ्फी, ये जुगन है, ताशफीन की बीवी। फुफ्फी का मुंह लटक गया। चलो अब तुम भी बेटों के साथ मिलकर मुझ बूढ़ी का मजाक बनाओ, यही कसर रह गई थी। नहीं फुफ्फी, भला मेरी इतनी जुर्रत कि आपका मजाक बनाऊं? मैं सच कह रहा हूँ। इसरार अहमद ने फौरन ही सफाई दी। फुफ्फी के चेहरे पर हकीकी दुख लिखा नजर आया। ले दास, अभी कल मैं यहाँ से होकर गई हूँ, तब तक तो ताशफीन की कोई बीवी नहीं थी, अब ये रातों रात बीवी कहाँ से आ गई? बस फुफ्फी, जवान औलाद है, अपनी मर्जी से ब्याह लाया है, अब मैं क्या करता? ये भी किसी की बेटी है। हाय वे मालका, तेरे रंग। इसरार, मुझे तो लगता है अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दरों में अच्छी बहू से खिदमत करवाना लिखा ही नहीं। एक वो हारस की वोटी है, हवा के घोड़े पर सवार रहने वाली, ना उसको किसी जीते जागते की फिक्र, न मरे हुओं का दर्द। और अब एक ये ले आया पर कटी कबूतरी। पर चलो, हारस लाख बुरा सही, शादी में तो तुम्हें लेकर गया था, याद है? मुझे तुम दोनों मियाँ बीवी रिश्ता लेकर गए थे, सारा मोहल्ला बारात के साथ गया था। पता चला था कि कोई शादी हुई है, और जिसकी शादी का सबसे ज्यादा अरमान था उसने झूठे मुंह बताया तक नहीं, तभी यहाँ खड़ा नहीं रहा, मेरे आते ही फौरन चला गया, शर्मिंदा जिया। जुगन खौफजदा होकर उनकी शक्ल देख रही थी। फूफी, क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना आपका बेटा, सारे अरमान मेरी शादी पर पूरे कर लेना, पर खुदा के लिए कहीं मंगनी ही करवा दो। हम भी जमाने को मुंह दिखाने वाले बने, लोगों को ये बता बता कर उकता गया हुआ हूँ कि मैं अभी तक गैर शादीशुदा हूँ। भला फारिस इसरार दुनिया की खुशियों पर कोई हक नहीं है? लो और सुन, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए इसको पैदा हुए और शादी के सपने देखे जा रहे हैं। आधा दिन तो तुम्हारा निकलता है गुड्डे लूटने में, तुम्हें लड़की कौन देगा? मेरा साफ पुत्र तो धोखा दे गया। अब भला मैं नरगिस को क्या मुंह दिखाऊंगी? कितने अच्छे घरों के रिश्ते मैंने मोड़ दिए और आज ये दिन देख रही हूँ। खैर, मेरा ताशफीन तो बड़ा ही सीधा साधा भोला सा है, ये लड़की ही उसको चुरा गई है। साथ ही वो खतरनाक तेवरी से जुगन की जानब मुड़ी। किसी गलत फहमी में मत रहना, आज भी ताशफीन को हुक्म दे दूँ ना तो वो मेरी इतनी इज्जत करता है कि मेरे कहने पर तुम्हें छोड़ दे। ये इसरार मेरा भाई है, ये मेरे भतीजे, इनको तंग ना करना, सलीकेमंद औरतों की तरह ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ। मगर जाने से पहले इन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से बांधा 100 का नोट खोलकर उसकी हथेली पर रख दिया। इतनी बातें सुनने के बाद जुगन का जी चाहा 100 का नोट उठाकर फर्श पर मारे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। पर इसरार अहमद के इशारे पर उसने बगैर कुछ कहे शुक्रिया कहकर नोट पकड़ लिया। फूफी के जाते ही वो सब उसकी दिलजोई करने लगे। बेटी, फूफी की किसी बात को सीरियसली लेकर दिल पर मत ले जाना, बातें ऐसे ही कर देती है, पर दिल की बड़ी अच्छी है। देखा, नाराज होने के बावजूद जाने से पहले तुम्हें सलामी देकर गई है। ताशफीन के हवाले से ऐसी बातें हो सकता है सारी गली की मायूं से सुननी पड़े। उसकी शादी का यहाँ सबको बड़ा अरमान था, पर हमने किसी को बुलाया ही नहीं था, ना ही यहाँ किसी को शादी का इल्म है। तो अगर कोई जज्बात में कुछ कह दे तो बुरा मत मनाना।
पहले जांचेंगे, फिर यही लोग तुम्हें खुला डुला प्यार देंगे। ज़रा औखे किस्म के लोग हैं, पर हैं बहुत अच्छे। कोई बात नहीं अंकल, यहाँ तो वो खुद भी इस शादी से नाखुश हैं। बेहतर है आप उनकी दूसरी शादी उनकी और मोहल्ले वालों की मर्जी से करवा दें। अंदर आते हुए ताशफीन ने उसकी बात सुन ली थी। तुम अपने मुफीद मशवरे अपने पास रखो। अब्बा जल्दी से तैयार होकर चलें, डॉक्टर ने 1 बजे का वक्त दिया हुआ है और सामने वाले घर से बुलंद होता पुप्पी का फुल वॉल्यूम सुनकर आया हूँ। जब तक सारे मोहल्ले को मेरी नाफरमानी की ताज़ा खबर ना सुना ली, उन्होंने ब्रेक पर पाँव नहीं रखना। वैसे जो हकीकत है वो बताते ना, अब खामखा मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। ताशफीन की बात पर इसरार अहमद सफाई देते हुए बोले, किसी तरह तो ये मामला संभालना था ना। अगर हकीकत बताता तो उन्होंने मुझसे नाराज होना था, जबकि तुमसे तो कोई भी नाराज नहीं होगा। हाँ, जुगन की खैर नहीं होनी। ये भी अच्छा है, इसी तरह ये यहाँ से भाग जाएगी। अंकल आप सुन रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं? बस बेटा तुम इग्नोर कर दो। उसने तुम्हारे सामने मेरी तरबियत की नाक डबो दी है, मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं अंकल, आप ऐसा ना बोलें, आप तो बहुत अच्छे हैं। आगे वो कहना चाहती थी, आप ही ने तो कभी आपके हवाले से अच्छी बात नहीं कही, मगर खामोश ही रही। ताशफीन बाप को तैयार करवा कर अपने साथ ले गया, भाइयों को दोपहर के खाने के हवाले से हदायत कर गया। मगर अभी उन लोगों को घर से निकल कर गए 10 मिनट भी ना हुए होंगे कि ऐसा लगा सारा लाहौर उठकर उनके घर आ गया हो। लड़कियां, औरतें, बूढ़ियां, बच्चे, बड़ी उम्र के मर्द। ताशफीन की बीवी का दीदार ऐसे किया जा रहा था जैसे ताशफीन बीवी न लाया हो, दुनिया का 8वां अजूबा ही हो गई। कोई सर पर प्यार दे रही है, कोई अपने फोन में उसकी साथ सेल्फी बना रही है, कोई सलामी दे गई। जितने मुंह उतनी बातों के दरमियान एक चीज कॉमन रही, सबने ये जरूर कहा, दुल्हन तो बड़ी प्यारी है। और दुल्हन को इतना मौका न मिला था कि वो अपना शिकनों वाला लिबास ही बदल लेती। अल्लाह अल्लाह करके ये शो 11 बजे से शुरू होकर दिन 3 बजे जाकर कहीं खत्म हुआ। सबको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने से उसका मुंह दर्द करने लग गया था। जैसे ही घर खाली हुआ, हसीब ने दरवाजा लॉक कर दिया। तौबा है यार, अच्छा किया जो शादी पर उन लोगों को नहीं बुलाया, वरना खाना ही ना पूरा होता। वो छोड़ो, ये बताओ अभी खाने में क्या करना है? अब्बा लोग भी आते होंगे। फारस की बात पर हसीब ने कंधे उचकाए। भाई को फोन कर दो, आते हुए खाना ले आए। और क्या? फारस फोन स्टैंड की जानिब बढ़ा। जुगन उठकर अंदर कमरे में चली गई। दिमाग साई साई कर रहा था तो जिंदगी का नया और अजीबो गरीब वाकया आज रोनमा हुआ था। फैशन जर्नलिस्ट साहिबा आम से लिबास में कंघी किए बगैर इतने ज्यादा लोगों से मिली थी, उसके बावजूद अंदर बाहर सब खालीपन था। कमरे में मौजूद एयर कूलर ऑन करके बेड पर लेट गई और वहीं पड़े पड़े गाफिल हो गई। उसके फोन की बेल हो रही थी, जिसकी वजह से आंख खुली। बॉस का नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। ऑन करते हुए उठकर बैठ गई। कमरे में नीम अंधेरा था। फोन पर वक्त देखा तो 6:15 हो रहे थे, यानी वो 3 घंटे सोई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, दूसरी जानब से लगारी साहब खुशबाश आवाज आई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, हमारे बहादुर सिपाही, बताओ महाज कैसा जा रहा है? महाज तो बड़ा कठिन है सर, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यानी हमारी तवक्का से बढ़कर नालायक है। बाकी घर के अफराद का रवैया कैसा है? बाकी सब तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कहना पड़ेगा, आप ही तो इनके बारे में जरा इंसाफ नहीं करती हैं। अंकल बड़े ही नफीस हैं, पता नहीं उनका ये वाला बेटा किस पर चला गया। दूसरे तो ऐसे नहीं हैं, ये अपनी भाभी पर चला गया होगा। लगारी साहब के जवाब में जुगन का कहट का उमड़ आया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो आप ही जैसे ही हैं, नकचड़े, मगरूर, मूडी। पर एक बात है सर, यहाँ आने का फैसला तो मैंने जज्बात में कर लिया था, पर अब मुझे जिद हो गई है। अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, इधर ही रहकर उनके सीने पर मूंग दलनी है। एक मजे की बात सुने सर, यहाँ इनका सारा मोहल्ला मुझे देखने आया था। बड़ी कोई सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी। इतने सारे लोग बैक वक्त इतनी चाहत से देख रहे हों, सोचें जरा कितना अच्छा लगता है। आप मेरी 2 माह की बजाय 4 माह की छुट्टी मंजूर करें। अब या तो ताशफीन बदलेंगे या मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाऊंगी। आप मेरे लिए दुआ करते रहना। मेरी बीवी की, मेरी माँ की, सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पर लगता है तुमने अपने घर पर ये नहीं बताया कहाँ जा रही हो। सर आप खुद सोचें, अगर बता देती तो मुझे आने किसने देना था? आखिर ताशफीन की वजह से उनकी सब जानने वालों में इतनी सबकी हुई थी, वलीमे पर बुलाकर फिर वलीमा ही कैंसिल कर दिया।
خیر چھوڑو گئی باتوں کو، تم اپنا خیال رکھنا، اور صاحب جی نے زیادہ تنگ کیا تو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے فون کرنا، اسی وقت لینے آ جاؤں گا۔ تھینک یو سر، پر جتنی دیر میں آپ یہاں آئیں گے میں خود ٹیکسی لے کر پہنچ جاؤں گی۔ بس یہی نقصان ہے، لڑکیوں کو خود مختار بناؤ، پھر ذرا سی فیور بھی نہیں لیتی۔ فیور لے لیتی ہوں سر، آپ ذرا مہربانی کر کے میری پچھلے 3 ماہ کی تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ آخری دفعہ بینک کب گئی تھی تم؟ یہی کوئی 2 ماہ پہلے۔ ہاں تو پھر تمہیں کیسے علم ہوتا؟ تنخواہ تمہاری 1 ماہ پہلے ہی اکاؤنٹ میں جا چکی ہے۔ سر میں اپنا اکاؤنٹ بیلنس گھر پر ہی چیک کر لیتی ہوں، آپ کی جانب سے میرے اکاؤنٹ میں کٹا تے سوا آئی ہے، وہی میرے ابو جان نے جو جیب خرچ دیا تھا وہی آتا ہے۔ بھئی بڑا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ تو بندہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتا۔ میں آج اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کروا دیتا ہوں، میں رات کو چیک کر لوں گی، اگر رقم نہ آئی ہوئی تو 7 جرمانہ لگے گا۔ اچھا بھئی دیکھ لینا، اب اپنا خیال رکھنا، اور ہاں اگر گھر بیٹھ کر تنخواہ لینے کا شوق ہو تو ذرا اپنی ای میل چیک کر لینا۔ سر میں بالکل بھی مدد نہیں کر رہی ہوں، اس لیے مجھے کوئی کام نہ بھیجا جائے، میں چھٹی پر ہوں۔ ہاں چھٹی پر ہو، پر تھوڑا بہت کام کرتے رہنے سے ذہن زنگ آلود نہیں ہوتا۔ اچھا اب کھانا شانا بناؤ، جہاں تک میرا علم ہے تمہاری ساتھ تو حیات نہیں ہے، نہ ہی کوئی ننند ہے، کھانا وغیرہ خانسامہ بناتا ہوگا۔ نہیں سر، میں نے تو کوئی خانسامہ نہیں دیکھا۔ ہاں تاشفین کے ہاتھ کا بنا ناشتہ ضرور کیا ہے، اور میں کہہ سکتی ہوں انہوں نے انڈا بہت اچھا بنایا تھا۔ تم ایس پی تاشفین کی بات کر رہی ہو؟ وہ کچن میں بھی کام کرتا ہے؟ جی سر، برتن دھوتے بھی دیکھا ہے۔ ناؤ دیٹ سم تھنگ نیو، اس کی تصویروں کے ساتھ میگزین میں انٹرویو چھاپیں گے۔ نوجوان نسل کو ایسے ہر فن مولا انسان کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں وہ سیدھا مجھے قتل ہی کر دیں، تمہیں اگر ڈر لگتا ہے تو میں یہ کام کسی اور کے سپرد کر دوں گا۔ اوکے بائے، میری چائے آ گئی ہے۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ سر آپ بھی 1 نمبر کے مطلبی اور بے دید ہیں۔ بڑبڑاتے ہوئے فون ایک طرف رکھا، بازو پر چڑھائی ہوئی پونی سے بالوں کو اونچا کر کے باندھا۔ یہ الگ بات، آدھے بال واپس گردن پر ہی آ گئے۔ کمرے کے دروازے تک آ کر باہر ایک نظر ڈالی، سارا گھر خاموش تھا، البتہ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کمرے میں واپس آ کر سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر بتی جلائی، روشنی ہوتے ہی کمرے پر ایک نظر بھی پوری نہ ڈالی ہوگی، شدید جھٹکا لگا۔ سارے کمرے میں فرش پر کتابوں کے چھوٹے مینار لگے نظر آئے۔ کمرے کے وسط میں نیچا سا بیڈ تھا، جس پر وہ رات تو نہ جانے کیسی آئی، پر دن میں اپنے ہوش و حواس میں آ کر سوئی تھی، مگر کمرے میں موجود سامان پر فوراً نیند آ جانے کی وجہ سے غور کرنے کا وقت ہی نہ مل پایا۔ بیڈ کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل، ایک لکڑی کی الماری اور 2 سیٹر صوفہ تھا۔ کمرہ کافی کشیدہ تھا، فرنیچر نے بھی نہ ہونے کے برابر جگہ گھیری ہوئی تھی۔ اصل رش تو کتابوں کا پڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب فرش پر جھکی اور جائزہ لیا۔ سب سے نیچے ایک اینٹ رکھ کر اس کے اوپر 8 جلدوں کا مینار بنا ہوا تھا۔ اس نے گنتی کی تو معلوم ہوا سارے کمرے میں کل 21 ویسے مینار موجود تھے۔ اس کے علاوہ الماری کی چھت پر تو نہ جانے کتنی ہی موٹی جلدیں نظر آ رہی تھیں۔ انگلش، اردو کے علاوہ پنجابی اور فارسی میں بھی کئی کتب یہاں پڑی پائیں۔ کتابوں کی جانچ کرنے کا کام کسی اور وقت پر اٹھا کر وہ اپنے سوٹ کیس کی جانب آئی، کھول کر اپنے لیے صاف لباس نکالا جس کو اس نے استری شدہ ہی پیک کیا تھا۔ جلدی سے نہا کر شاکنگ پنک کاٹن کا فراک پہنا جس پر جامنی اور پیلے رنگ کا دھاگے کا کام بنا ہوا تھا۔ گھٹنوں تک آتا فراک اور ساتھ جامنی رنگ کا چوڑی دار پاجامہ تھا۔ تینوں رنگ سے رنگا دوپٹہ سینے پر پھیلا کر بال تولیے سے اچھی طرح خشک کرنے کے بعد برش سے سیدھے کیے، پیروں میں لیدر کی چپن پہن کر باہر آئی۔ سامنے کوئی بھی نظر نہ آیا تو کچن کی جانب ہی آ گئی۔ اندر اسرار احمد اکیلے ہی اپنی ویل چیئر پر بیٹھے میز پر بکھری ہریالی کو کاٹ کر اس کا سلاد بنا رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، اس کی آواز پر وہ مسکرا کر متوجہ ہوئے۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی کیسی ہے؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ باقی لوگ کدھر ہیں؟ T20 میچ لگا ہوا ہے، وہی دیکھنے کے لیے ساری عوام چھت پر ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہے۔ چھت پر کیوں؟ ادھر ہی دیکھ لیتے۔ یوں آپ کے پاس بھی تو کوئی رہتا نہ بیٹی، میں تو ایسے موقع پر بڑا خوش ہوتا ہوں، ذرا خاموشی ملتی ہے، ورنہ تو ادھم مچائے رکھتے ہیں، پر وہ میرے آرام کا خیال سے اوپر تھوڑی جاتے ہیں۔ ہمسائے کا جنریٹر چھت پر رکھا ہے، ادھر لائٹ جانے کی صورت میں شو کا مزہ خراب نہیں ہوتا، ادھر تسلسل قائم رہتا ہے۔ جگن کو ہنسی آ گئی۔ اچھا تو یہ وجہ ہے،
हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं खाना निकाल देता हूँ। दोपहर में तुम्हारे लिए इतना कुछ लेकर आया, मगर तुम सो गई हुई थी। मैंने फारस से कहकर सब कुछ फ्रिज में रखवा दिया था। अगर कहो तो वही गर्म कर दूँ, नहीं तो ताज़ा खाने में मेथी बनी है। हसीब को आवाज़ दो, तंदूर से रोटियां पकड़ लाता है। उसको मैच देखने दें। और आपको भी मेरे लिए ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लेती हूँ। कुछ हल्का फुल्का खाना चाहती हूँ ताकि डिनर सबके साथ कर सकूँ। वैसे क्या डिनर आज भी कल वाले टाइम ही होगा? आज कुछ नहीं कहा जा सकता, मैच जल्दी ख़त्म हो गया तो उम्मीद रखी जा सकती है, वरना मैं और अब्बास खाकर सो जाते हैं। वो तीनों अपनी मर्ज़ी से जब चाहें खाते रहें। क्या इतना ज़्यादा नशा है? कुछ खा लो फिर ऊपर जाकर देख आओ। ऐसी बात है तो मैं पहले देख कर आती हूँ, वैसे भी कोई ख़ास भूख नहीं है। चली जाऊँ? क्यों नहीं बेटा, जाओ, तुम्हारा अपना घर है, जिधर दिल करे आओ जाओ। वो उनकी शफकत का मुस्कुराती हुई किचन से निकलकर बेआवाज़ कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। छत काफ़ी बड़ी थी। सबसे आखिर पर एक बड़ा सा कमरा बना हुआ था जिसका दरवाज़ा चौपट खुला हुआ था। उसने 2-4 कदम उस सुमत में उठाए होंगे जब अंदर से एकदम गालियों और कोसने की आवाज़ें आना शुरू हुई। चलो, गई भैंस पानी में, अब नहीं ये टिकने वाले। जब तक सारी टीम आउट ना हुई हो सुकून से नहीं बैठेंगे। हसीब की बात पर जवाब न जाने किसने दिया। ओए बेगैरता, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात कम अज़ कम अच्छी कर ले। बड़ा आया तजियाकार कहीं का। कोई ज़रूरी तो नहीं एक प्लेयर आउट हुआ तो सारी टीम ही जाएगी। मेरी बात लिख लो, अगर 2-4 आवर्स के अंदर अंदर सारी टीम घर ना गई तो आज का डिनर मेरे बड़े भाई की तरफ से, और अगर चली गई तो आज का डिनर तुम्हारे बड़े भाई की जेब से। हसीब के चैलेंज करने पर तीसरी आवाज़ गूंजी। ओह, तुम आराम की खाओ, बड़े भाइयों ने ठेका नहीं लिया हुआ रोज़ रोज़ तुम लोगों के हाथों जेब कटवाने का। कमीनों, दोनों सूरत में फ़ायदा तुम दोनों दोस्तों का है और कबाड़ा मेरा और ताशफीन का होता है। चौथी आवाज़ ताशफीन की थी। चल फारिस यार, टीवी बंद कर, सारा मज़ा ख़राब हो गया है। अब कोई मौजज़ा ही हो तो, वरना हम मैच हार गए हैं। लिहाजा यहाँ बैठकर ब्लड प्रेशर बढ़ाने से बेहतर है नीचे चलकर खाना खाया जाए। जूते पहनने की आवाज़ के बाद कदमों की चाप उभरी और अगले पल उसका चेहरा दरवाजे के फ्रेम में नजर आया। उसकी नज़र भी जुगन पर पड़ी। जो निगाहें फ़कत चंद कबल तक नरम थी एकदम सर्द हो गईं। अंदर वाली आवाम अभी तक मैच में गुम थी। ताशफीन चलता हुआ उसके करीब आया, जो उसकी जानब देखने से पूरी तरह इज्तनाब बरत रही थी। एक सेकंड को वो उसके पास थमा, फिर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गया। जुगन ने नाहमवार होती सांसों के साथ उसकी चौड़े पेशानों वाली पुश्त को दुख से देखा। दिल उस समय जैसे दर्द का फोड़ा बन गया। गहरी टीसें उठी थी। जी चाहा अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाए। इतनी बेइज्जती तो सारी जिंदगी नहीं हुई होगी जितनी एक दिन में ताशफीन की संगत में महसूस हो रही थी। जैसा सलूक तुम मेरे साथ कर रहे हो, मैं पाई पाई का हिसाब ना लूं तो तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। फिर अपने ही ख्याल पर खुद ही शर्मा गई। लोगों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। वो इस वक्त सिटिंग हॉल में मौजूद था। सारे घर पर हो का आलम छाया हुआ था। रात के 12:30 बज रहे थे और उस घर के मकीन इस वक्त तक गधे घोड़े बेचकर पड़ जाते थे, क्योंकि सुबह दूसरे तीनों ने कॉलेज और स्कूल के लिए निकलना होता था। खुद उसका भी आज ड्यूटी पर वापसी का दिन था। घर पर गुजारी एक छुट्टी तो जाते नजर भी ना आई। टेलीविज़न हल्की आवाज़ के साथ चल रहा था। उस वक्त आंगन टेढ़ा लगा हुआ था। वो बड़े अनवाक से शकील साहिब और बुशरा इंसानी के दरमियान होने वाले मुकालमे सुन रहा था। चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। दोनों हाथ सर के पीछे बांधे सोफे पर नीम दराज था। आधी टांगे सोफे के एंड से नीचे लटक रही थी। रिमोट कंट्रोल सीने पर धड़ा। तब भी फ़ोन पर मैसी टून बजी, जो कि शाम से लेकर अब तक वक्फे वक्फे से न जाने कितनी मरतबा बज चुकी थी, पर वो मुसलसल इग्नोर करता रहा था क्योंकि तब वो भाइयों के साथ मौजूद था। अब तन्हाई ने तवज्जो उधर मबजूल करवाई। फ़ोन खोलकर देखा, चंद एक दोस्तों के मैसेज थे। उसके अलावा 21 मैसेज उसी आईडी से थे जिसके चलाने वाली खुद को उसका फ़ैन कहती थी। उसने तासुब से सर हिलाते हुए जवाब टाइप करना शुरू किया। आखिर तुम बनी किस मिट्टी की हो? कोई गैरत हमेत नामी चीज़ भी कभी वास्ता पड़ा है या नहीं? दूसरी जानिब से फट जवाब आया। मेरा आज तक बस तुमसे ही वास्ता पड़ा है और तुम भी बेवफा निकले। मोहब्बत मुझसे की और शादी किसी और से। आगे रोने वाला मुंह बना भेजा। तुम्हें कैसे इल्म है मैं शादीशुदा हूँ? माथे पर तेवरी लेकर टाइप करने के बाद जवाब का मुंतजिर था, जो कि गुजरे वक्त में पहली दफ़ा हुआ था कि वो सरपीरी लड़की के मैसेज का मुंतजिर हुआ हो। तुमने नहीं बताया, बल्कि आज मैंने सच अपनी आंखों से देखा है। कौन सा सच? तुम्हारी बीवी और कौन?
वो चाल चलते हुए लिखने लगा, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, बीवी कहाँ से आएगी। हाय, मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी सोनी सूरत पर पार कर लिया, पर तुमने मेरे साथ ये क्या किया। अब भी झूठ बोल रहे हो। हालांकि आज मैंने तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारी बीवी से मुलाकात की थी। क्या तुम मेरे मोहल्ले में रहती हो। हाँ, एवें तो तुमसे मोहब्बत नहीं कर ली। सुबह शाम तुम्हें अपने दरवाजे के आगे से गुजरते देखती हूँ। अगर तुम नरगिस हो ना तो याद रखना, तुम्हारे घर आकर फुफ्फी से वो जूते पड़वाऊंगा कि याद करोगी। पर तुम नरगिस हो नहीं, वो बेचारी सीधी सी है, जबकि तुम काफ़ी चालू किस्म की लड़की हो। जल्दी से अपने वालिद का नाम बताओ और घर का पता बताओ। अभी सामने से मुलाकात करने को हाजिर हो जाता हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आओगे। झूठ बोलकर मुझे वर्गला रहे हो। पहले ही मेरे साथ इतना जुल्म कर चुके हो। मेरा नंबर ब्लॉक किया, फिर मुझे फेसबुक पर भी ब्लॉक किया। उन गुजरे माह में ये मेरी 7वीं आईडी है। तुमने मेरी कुल 6 आईडीज़ ब्लॉक की हैं। ताशफीन इसरार, एक मोहब्बत बड़े दिल पर इस कदर जुल्म करते हुए क्या तुम्हें ज़रा रहम नहीं आता। मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी कौन सा तुमने मेरी जान छोड़ दी है। यार, कोई दुनिया में इस कदर बेकार इंसान भी होगा जितनी तुम हो। इंतहा दर्जे की फारग और मुस्तकिल मिजाज। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इस आईडी के ज़रिए तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवाऊंगा। जाकर तुम्हें पकड़ना है। उफ़ अल्लाह, तो जल्दी ट्रेस करवाओ ना। मैं तो इसीलिए तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से मैसेज किए थे ताकि उस नंबर के ज़रिए तुम मुझ तक पहुंच जाओ। ज़रा सोचो तो कितना हसीन मंजर होगा। तुम मेरे अब्बू के सामने खड़े होकर मेरा रिश्ता मांगोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बुरे गुनाह नहीं किए कि सज़ा के तौर पर अल्लाह पाक तुमको मुझ पर मुसल्लत कर दे। तुम इतने मगरूर ना होते तो शायद इतने खूबसूरत भी ना लगते। हाँ, तुम इतनी चिपकू ना होती तो शायद इतनी बुरी ना लगती। मैं तुम्हें बुरी लगती हूँ? तुमने कौन सा मुझे देखा हुआ है। मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। ये तो तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी अपनी बीवी के हुस्न में गुम हो। एक दफ़ा मैं तुम्हारे सामने आ गई ना, सब भूल जाओगे। आखिरी मैसेज पढ़ने के बाद बेख्तियार ताशफीन का कहका निकल गया। मैडम, फिर तुमने मेरी बीवी देखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा भी कोई लड़की हसीन हो सकती है।